अध्याय 70 बर्फीला तालाब झरना। ये देखकर कि लिन मिंग ने इन खेती के तरीकों को चुना है, झांग कैंग ने कहा, जू यान, आपने वास्तव में इस लिन मिंग को बहुत अधिक महत्व दिया है। रैंकिंग स्टोन पर 126वीं रैंक प्राप्त करने के बाद मैंने सोचा कि वह किसी प्रकार का प्रभावशाली चरित्र था, लेकिन ऐसा लगता है कि केवल उसकी किस्मत ही अच्छी है। उसे किसी प्रकार की आकस्मिक मुठभेड़ का सामना करना पड़ा, इसलिए उसकी ताकत तेजी से बढ़ गई, लेकिन देर सबेर वह बेकार हो जाएगा। मैनुअल के इन 2 सेटों को देखें। इस पर भरोसा करते हुए वह संभवतः अन्य विशेषज्ञों का सामना करने की उम्मीद कैसे कर सकता है। झांग कैंग का मानना था कि लिन मिंग की प्रतिभा के साथ भले ही उन्होंने फाउंडेशन स्पीयर तकनीक और फाउंडेशन मूवमेंट तकनीक का अभ्यास किया हो, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि उन्हें इसके साथ कोई अच्छा परिणाम मिले। यदि वह इन कचरा कौशलों का अभ्यास करने पर जोर देता, तो केवल एक चीज जो बढ़ती, वह थी उनके बीच असमानता। वह स्वयं जानता है कि उसकी योग्यताएं दूसरों से कमतर है, इसलिए वह ऐसी साधना पद्धति का चयन करने का साहस नहीं करता जो कठिन हो। इस प्रकार के व्यक्ति में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। वह संभवतः कौन सा मार्शल कौशल विकसित कर सकता है। झांग कैंग के उपहासपूर्ण शब्दों को सुनकर झू यान की भौहें तन गईं। उसने जेड पर्ची नीचे रखी और कहा, झांग कैंग, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में कम राय न रखें और उसे कम न आंकें। हो सकता है कि इस लिन मिंग में आत्मविश्वास की कमी हो, लेकिन मत भूलिए, उसने प्रवेश परीक्षा में मार्शल आर्ट के दिल का परीक्षण करने वाले ड्रीम ट्रायल को पास करने के लिए लिंग सेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब झू यान ने यह कहा, तो झांग कैंग ने बात करना बंद कर दिया। जब उन्होंने पहली बार ड्रीम ट्रायल में भाग लिया था तो इसमें उन्हें 3.25 घंटे लगे थे। उसने लिन मिंग से कहीं ज्यादा खराब प्रदर्शन किया था। वह जानता था कि अगरबत्ती से भी कम समय में उस बाधा को पार करने का क्या मतलब है। चलो तलाश जारी रखें। मैं देखना चाहता हूं कि उसने किस प्रकार का मार्शल कौशल चुना। वे फिर से देखने लगे, और लंबे समय के बाद उन्हें अधूरे जेड स्लिप नोट पर केवल लिन मिंग का नाम मिला। इसकी 70% सामग्री गायब है। बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट। आमतौर पर जुयान शांत रहते थे, लेकिन लिन मिंग के नाम वाला यह नोट देखने के बाद उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यह लिन मिंग पागल था? उन्हें नहीं पता था कि यह बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट किस ग्रेड या रैंक का था, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि यह निम्न श्रेणी का पृथ्वी कदम कौशल है। इस ग्रेड के मैनुअल के साथ, भले ही यह 7 प्रोफाउंड वैली मुख्य संप्रदाय में हो, यह एक मार्शल कौशल होगा जो बाहरी लोगों को नहीं दिया जाएगा। यदि इसकी जरा सी भी संभावना होती कि कोई इससे प्रेरणा पा सकता, तो 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के भंडारों में इसका पाया जाना बिल्कुल असंभव होता। इस मार्शल कौशल को देखने के बाद झू यान ने हार मानने में संकोच नहीं किया। अकेले खुद को छोड़ दें, भले ही वह 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के हेवनली एबोर्ड की नंबर 1 प्रतिभा झांग गुआनियू और किन जिंगसुआन जैसे प्रमुख शिष्य भी हों। वे इस बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट पर विचार करने के लिए इतने अभिमानी नहीं होंगे। यह बस इतना था कि वे जितना चबा सकते थे उससे अधिक काट रहे थे। ये लिन मिंग बहुत ज्यादा पागल था। यदि उसने अभी फाउंडेशन स्पीयर तकनीक और फाउंडेशन मूवमेंट तकनीक को चुना होता, तो झू यान ने अनुमान लगाया होता कि इन विकल्पों के पीछे कुछ गहरा और अथाह गहरा अर्थ था। लेकिन चूंकि उसने बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट को चुना था, झू यान ने केवल यही सोचा था कि लिन मिंग एक आधा अधूरा बेवकूफ था। ये लिन मिंग, न केवल उसकी योग्यताएं खराब हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि उसके सिर में कुछ समस्याएं हैं। अगर उसके पास सुअर जैसा दिमाग होता तो ही वह इस तरह का मार्शल कौशल चुनता। झांग कैंग ने चुटकी ली। इस बार झू यान ने बहस नहीं की। वह नहीं जानता था कि यह लिन मिंग क्या सोच रहा था। झू यान ने कहा, झांग कैंग, हालांकि लिन मिंग द्वारा चुने गए मार्शल कौशल और साधना के तरीके सामान्य नहीं हैं,
लेकिन सावधान रहने की कोई जरूरत नहीं है। किसी प्रतिद्वंद्वी को हल्के में न लेने में कुछ भी गलत नहीं है। ये लिन मिंग अभी भी रैंकिंग स्टोन पर 126वें स्थान पर है। इसका कारण ये है कि उसे गोल्डन स्नैक स्कारलेट गोली और क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो गोली खानी चाहिए थी, और वह इन दोनों गोलियों को इतनी अच्छी तरह से अवशोषित करने में सक्षम था कि मैं भी चौंक गया। निश्चिंत रहें, वह अब तक मेरा मैच नहीं है। 20 दिन बाद मैच का दिन आएगा। मैं उसे पूरी तरह से हरा दूंगा। मम्मर, आपको न केवल जीतना है, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी नष्ट करना है। जितना हो सके उसे नियमों के तहत अपमान सहने दो। आप उसे गंभीर रूप से घायल भी कर सकते हैं और उसे अक्षम भी कर सकते हैं। भले ही उसका शरीर किसी दुर्लभ और कीमती दवा से ठीक हो गया हो, फिर भी यह एक छिपी हुई चोट छोड़ जाएगा और उसकी भविष्य की मार्शल आर्ट की खेती को प्रभावित करेगा। ये लिन मिंग किसी आकस्मिक मुठभेड़ पर निर्भर होकर मुझसे लड़ना चाहता है और वह मेरी स्त्री को ले जाना चाहता है। मैं उसे अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा और उसे कभी भी ठीक होने में असमर्थ बना दूंगा। झू यान ने ठंडी नजर से ये कहा। उसने अवचेतन रूप से अपनी मुठ्ठियां पकड़ ली जैसे कि वह लिन मिंग को धूल में कुचल रहा हो। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के साधना कक्षों को 7 प्रमुख हत्याओं में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, हवा और बिजली का प्रतिनिधित्व करते थे। वे थे गोल्डन सोल्जर हॉल, वुड पपेट लेन, बर्फीले तालाब का झरना, लावा गुफा, बोल्डर ढलान, हिंसक पवन सुरंग और थंडर वैली। ये 7 प्रमुख साधना कक्ष सामान्य जादुई व्यूह नहीं थे, बल्कि सच्ची हत्या वाले व्यूह थे। एक जादुई व्यूह केवल मन में भ्रम पैदा कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये भ्रम कितने वास्तविक लगते थे। वे सरणी को मारने की तरह नहीं थे और केवल अपने दिमाग में एक व्यक्ति को मार सकते थे। एक बार जब वे जाग जाएंगे, तो भ्रम टूट जाएगा, और इस प्रकार यह शारीरिक परिवर्तन की खेती करने में काम नहीं आएगा। शरीर की क्षमता को विकसित करने और प्राप्त करने के लिए केवल एक सच्ची हत्या सरणी का उपयोग किया जा सकता है। इन 7 प्रमुख हत्या व्यूहों में से प्रत्येक पर एक साथ 12 लोग अभ्यास कर सकते हैं। चूंकि हत्या करने वाली सरणियों के सक्रियण और रखरखाव में बड़ी मात्रा में वास्तविक सार पत्थरों की खपत होती थी, जादुई सरणियों की तुलना में कई गुना अधिक धब्बे सीमित थे। इसलिए आवंटित समय रैंकिंग स्टोन पर किसी की रैंकिंग पर आधारित था। यदि कोई रैंकिंग स्टोन पर 180 रैंक से नीचे था, तो वह हर महीने आधे दिन के लिए अभ्यास कर सकता था। यदि वे रैंक 150 और रैंक 180 के बीच थे तो वे पूरे दिन अभ्यास कर सकते थे। जहां तक 150 से ऊपर रैंकों का सवाल है, कई शर्तें थीं, और आवंटित समय घंटे के हिसाब से सटीक था। 50 से अधिक रैंक के लिए हर 10 रैंक पर समय बढ़ाया जाता था, और अंतिम शीर्ष 3 रैंक के लिए वे हर महीने 10 दिन अभ्यास कर सकते थे। आराम और अभ्यास के समय को ध्यान में रखते हुए वे जब चाहें तब एक प्रमुख हत्या समूह के अंदर अभ्यास कर सकते थे। लिन मिंग ने अपनी जेड स्लिप की जांच की थी। उनकी अपनी रैंक 126 थी। वह या तो पूरे दिन 2 दिनों तक अभ्यास कर सकते थे, या फिर 24 घंटे ले सकते थे और अपनी इच्छानुसार विभाजित कर सकते थे। यदि उसने ऐसा किया, तो लिन मिंग को एक अपॉइंटमेंट लेना होगा और फिर उस समय आना होगा। स्वाभाविक रूप से उस अवधि के लिए वह स्थान उसके लिए खाली हो जाएगा। लेकिन अगर वह अपनी नियुक्ति के लिए नहीं पहुंचे, तो उस अवधि के लिए उनका समय अभी भी उपयोग किया जाएगा। 7 प्रमुख हत्याएं 7 गहरी घाटियों के भीतर 7 अलग अलग स्थानों पर स्थित थीं। वहां पहुंचने के लिए प्रत्येक सरणी के केंद्र में एक कुल ट्रांसमिशन सरणी थी। सभी शिष्यों की प्रथाओं की व्यवस्था ट्रांसमिशन एरे के प्रशासनिक कार्यालय द्वारा की गई थी। सभी नए छात्रों, आपके पास 1 घंटे के लिए अपनी पसंद के किसी भी छात्र को प्रवेश देने का मौका है। इस समय की गणना आपके कुल समय में नहीं की जाती है। किलिंग एरे में प्रवेश करने से पहले आप एरे के लिए जिम्मेदार बुजुर्ग को उचित कठिनाई चुनने में मदद करने दे सकते हैं।
यहाँ अनुमानित कठिनाई स्तरों और उनकी सापेक्ष रैंकिंग वाला एक संदर्भ चार्ट है। आप देख सकते हैं। ट्रांसमिशन एरे के लिए जिम्मेदार बुजुर्ग ने धीरे से कहा। फिर उन्होंने सभी के अंक दर्ज किए और धीरे धीरे उन्हें एक संदर्भ चार्ट दिया। लिन मिंग चार्ट को देखें। उनकी अपनी रैंक 126 थी। यह कठिनाई के 7वें स्तर के अनुरूप थी। धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और बिजली की सरणी में से उसे किसे चुनना चाहिए? जैसे ही लिन मिंग झिझके, होंगशी ने कहा, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। ये 7 प्रमुख हत्याएं असली सौदा है। यदि आप अंदर गड़बड़ करेंगे तो आप गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। इसलिए ऐसा कठिनाई स्तर न चुनें जो बहुत ऊंचा हो या आपकी क्षमता से अधिक हो। इसके अलावा 7 प्रमुख हत्या सरणियों में से थंडर वैली को न चुनें। बाकी सब ठीक है। यदि आपके पास कोई सोल गैदरिंग पैलेट है तो आपको उसे लेने पर विचार करना चाहिए। हालांकि आपके पास केवल 1 घंटे का परीक्षण समय है, यह समय भी कीमती है। यह अभ्यास आपके शरीर की क्षमता को उत्तेजित करने में सक्षम हो सकता है। लिन मिंग को हाल ही में अपने ऊपर एक सोल गैदरिंग पैलेट मिला था। उन्होंने होंगशी की सलाह सुनी और उसे खा लिया। और वह थंडर वैली नहीं चुन सका। क्या थंडर वैली बहुत कठिन थी या फिर और भी कारण थे? लिन मिंग ने पूछा नहीं, बल्कि अंततः बर्फीले तालाब झरने पर निर्णय लिया। 7 प्रमुख खेती सारणियों ने स्थानीय वातावरण का उपयोग करके क्षेत्र बनाया और उनके डिजाइन भूमि के इलाके और स्थलाकृति के लिए विशेष थे। निर्माण डिजाइन बहुत ही सरल था। लिन मिंग ने बर्फीले तालाब झरने को चुना। मूल रूप से यह झोउ पहाड़ों का एक प्राकृतिक झरना था, लेकिन सरणी द्वारा परिवर्तित होने के बाद झरने के बहते पानी में अब एक भयानक नाड़ी और ऊर्जा शामिल थी। झरने के नीचे जो तालाब था वह भी हड्डियों को चीर देने वाली ठंड के साथ अतुलनीय और असाधारण रूप से ठंडा हो गया। जैसे ही वह घाटी में पहुंचा जहां बर्फीले तालाब का झरना था, लिन मिंग ने दूर से गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनी, जैसे कि भूमिगत भूकंप हो रहा हो। झोउ पर्वत झरना स्काई फॉर्चून किंगडम का सबसे ऊंचा झरना था और ऊपर से नीचे तक की ऊंचाई 300 फीट थी। ऊपर पानी की धारा सीधे नीचे की ओर प्रभाव डालती थी और पानी की ताकत हथौड़े से प्रहार के समान थी। नीचे का गहरा तालाब हजारों वर्षों से उस झरने के नीचे टकराने का परिणाम था। तालाब की गहराई 1000 फीट तक पहुंच चुकी थी। उस भयानक पानी के दबाव के तहत, यहां तक कि पल्स कंडेंसेशन अवधि में एक मास्टर भी इसे देखकर पीछे हट जाएगा। जैसे ही लिन मिंग बर्फीले तालाब झरने पर पहुंचे, वहां पानी का विशाल पर्दा था, मानो पूरा तालाब भाप बन रहा हो। यह मूसलाधार बारिश और अथाह मात्रा में पानी के कारण था जो हवा में दर्जनों फीट ऊपर उछल रहा था। झरने की गड़गड़ाहट की आवाज ने अपनी प्रतिध्वनि से लिन मिंग के दिल को भी हिला दिया। शानदार झरना! लिन मिंग भावना से भरे हृदय से चिल्लाया। यह पहली बार था कि उसने प्रकृति का इतना अद्भुत आश्चर्य देखा था। मार्शल वर्ल्ड। अध्याय 71। खेती की विधि पूर्ण। जैसे ही लिन मिंग झरने के सामने चला गया, वहां एक डैकन इंतजार कर रहा था, जो लगभग 20 से 30 साल का लग रहा था। डीकन को पहले ही अग्रिम सूचना दे दी गई थी। उन्होंने लिन मिंग से कहा, जूनियर अप्रेंटिस लिन, आप अंदर जा सकते हैं। 1 घंटे की समय सीमा है। ये श्रृंखला आज विशेष रूप से नए शिष्यों के लिए थी। कठिनाई पहले ही स्तर 7 पर निर्धारित कर दी गई है। क्या कोई प्रश्न है? मम्मर, कितना परेशान करने वाला साथी वरिष्ठ प्रशिक्षु है, लिन मिंग ने सोचा, लेकिन उन्होंने ज्यादा परवाह नहीं की। कठिनाई का यह 7वां स्तर 110 से 130 रैंक के अनुरूप था। उसकी 126 की रैंकिंग उससे सबसे नीचे थी। वह नींव से शुरुआत करेगा और फिर बाद में और अधिक कठिन चुनौती के लिए वापस आएगा। आप प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि आप कठिनाई के 7वें स्तर में प्रवेश करने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त हैं। आपकी साधना सीमित है। यदि आप अंदर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते,
तो आराम करने के लिए बाहर आएं। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति ज्यादा देर तक अंदर नहीं रह सकता। यदि आप अपने शरीर की सीमा से अधिक समय तक वहां रहते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु ने लिन मिंग को याद दिलाया। धन्यवाद साथी वरिष्ठ प्रशिक्षु, अगर मैं इसे सहन नहीं कर सकता तो मैं ऐसा कहूंगा। अच्छा, डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु ने सरणी खोलते हुए कहा। बाहर से देखने पर आइसी पॉन्ड झरना एक साधारण झरना था, बिल्कुल विशाल। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, दृश्य अचानक बदल गया। लिन मिंग एक नई जगह पर पहुंचे और बाहर से कुछ भी महसूस करने में असमर्थ थे। हालांकि बर्फीले तालाब का झरना एक हत्यारी सरणी थी, लेकिन इसके अंदर एक भ्रामक जादुई सरणी भी थी। इस वजह से 12 लोग एक ही समय में सरणी में अभ्यास कर सकते थे और फिर भी किसी और को नहीं देख पाएंगे। इसका कारण ये था कि जब वे खेती करते थे तो मायावी जादू का जाल उन्हें अन्य सभी 11 लोगों से अलग कर देता था। आखिरकार कोई भी अन्य लोगों के बगल में खेती करने के लिए तैयार नहीं था जो देख रहे थे। लिन मिंग एक पल के लिए घूमा और उसके पीछे पहले से ही पूरी तरह से अंधेरी, जेट काली दुनिया बन गई थी। ऐसा लग रहा था मानो झरना रात के तारों भरे आकाश में लटका हुआ हो। झरने का बर्फीला तालाब 1000 फीट चौड़ा और हिमानी बर्फ की तरह गहरा नीला था। हालांकि यह झरने से बहुत दूर नहीं था, यह असामान्य रूप से शांत और स्थिर था, और एक भी जलरेखा दिखाई नहीं दे रही थी। घना कोहरा था जो सतह पर तैर रहा था और बर्फीले तालाब के आधे हिस्से को ढक चुका था। जरा देखो, तुम्हें कपकपा देने वाली ठंड महसूस हो रही है। यह ठंडी हवा सर्दियों की उत्तरी हवा से भी अधिक ठंडी है। लिन मिंग ने एक गहरी सांस ली, अपने वास्तविक सार को सीमा तक घुमाया और फिर ठंडे तालाब में गिर गया। अच्छी ठंड। बर्फीले तालाब में कूदने के बाद लिन मिंग को जमा देने वाली ठंड महसूस हुई। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि यह बाहरी दुनिया में होता तो पानी पहले ही जम चुका होता। लेकिन बर्फीले तालाब झरने की श्रृंखला में यह ठंडा पानी वास्तव में तरल बना रहा, यह आश्चर्यजनक था। लिन मिंग ने ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला को चरम तक प्रसारित किया। उसकी मांसपेशियां भी लगातार कांप रही थीं, क्योंकि वे ठंड का विरोध करने के लिए तेज गर्मी छोड़ने की कोशिश कर रही थीं। यह पानी, यह थोड़ा सा पारे जैसा कैसे लगता है? लिन मिंग ने गोता लगाने का प्रयास करना शुरू किया, लेकिन पता चला कि पानी में आश्चर्यजनक प्रतिरोध था। जैसे ही उसने चारों ओर थोड़ा पानी छिड़का, ऐसा लगा मानो वह पारे के साथ खेल रहा हो। पानी स्पष्ट रूप से सामान्य पानी की तुलना में बहुत अधिक गाढ़ा और घना था, और अधिक चिपचिपा भी था। यदि यह एक सामान्य तालाब होता, तो यदि वह उसमें से सारी हवा को गहराई से बाहर निकालता, तो वह स्वाभाविक रूप से पानी में डूब जाता। लेकिन इस बर्फीले तालाब में सहज ही ऐसा महसूस होता था जैसे उसे नीचे की ओर खींचा जा रहा हो, यहां तक कि आगे तैरना भी धीमा था। ऐसा कहा जाता था कि यह बर्फीला तालाब 1000 फीट गहरा था। मैं नहीं जानता कि संभवतः इसे किसने मापा होगा। मेरी वर्तमान स्थिति में 1000 फीट गोता लगाना तो दूर, कुछ दर्जन फीट तक गोता लगाना भी बेहद कठिन होगा। जो व्यक्ति पूरी गहराई तक गोता लगा सकता है वह वास्तव में एक मास्टर है। बर्फीला तालाब जितना गहरा होगा, उतना ही ठंडा होगा। ठंडक ऐसी महसूस हो रही थी मानो उसकी आध्यात्मिक बुद्धि क्षीण हो गई हो। यह ऐसा था मानो वह उसके छिद्रों के माध्यम से उसकी त्वचा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हो, उसके खून में घुस जाए और उसकी मज्जा में घुसकर उसे जमा दे। लिन मिंग को इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर मार्शल आर्ट नहीं जानने वाला कोई व्यक्ति यहां आता है, तो वे तुरंत इस हद तक जम जाएंगे कि वे हिलने डुलने में भी असमर्थ हो जाएंगे। उनका खून भी बर्फ में बदल जाएगा और वे मर जाएंगे। मेरे हाथ पैर अभी से ही अकड़ने लगे हैं। क्या अद्भुत उग्रता है। लिन मिंग पहले ही 30 फीट नीचे डूब चुका था। उस गहराई पर
लिन मिंग को अपने शरीर पर अनगिनत ठंडी सुइयां चुभती हुई महसूस हुईं। क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए ठंड का एहसास कष्टदायक हो गया। वह यहाँ से आगे गोता लगाने में असमर्थ था, अन्यथा वह खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि मैं ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला की खेती करता हूं और मेरा असली सार एक सामान्य मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में बहुत अधिक सघन है। मेरी खेती अभी भी बहुत कमजोर है। अन्य जो 7वें कठिनाई स्तर पर आ सकते हैं, वे आमतौर पर शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण या उससे ऊपर के होते हैं। क्या वह पत्थर का मंच है? लिन मिंग ने पाया कि कई दर्जन फीट दूर दीवार पर एक सपाट पत्थर निकला हुआ था। उसने तैरने का प्रयास किया, अपने असली सार पर ध्यान केंद्रित किया और फिर पत्थर के मंच पर खड़ा हो गया। मार्शल कलाकार गहरी और लंबी सांसें ले सकते थे। हालांकि लिन मिंग ने विसरा प्रशिक्षण चरण हासिल नहीं किया था, लेकिन एक सांस के साथ वह एक अगरबत्ती जलाने में लगने वाले समय के बराबर पानी के भीतर रह सकता था। वह पत्थर के मंच पर पालथी मारकर बैठ गया और ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला को घुमाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगाने लगा। चूंकि उसके चारों ओर सब कुछ असामान्य रूप से शांत था, ऐसा लग रहा था मानो लिन मिंग एक अलग स्थान और समय में प्रवेश कर गया हो जो रुक गया हो। यहां तक कि जब बर्फीले तालाब का ठंडा पानी उसके पास से बह रहा था, लिन मिंग केवल एक पेंडुलम की तरह अपने लंबे और धीमी लयबद्ध दिल की धड़कन को सुन सकता था जो बिना किसी अराजकता के आगे और पीछे झूल रहा था। उस पल ऐसा लग रहा था मानो लिन मिंग की आत्मा उसके शरीर से बाहर आ गई हो। उसके शरीर में लेशमात्र भी संवेदना नहीं थी, उसे लेशमात्र भी बोध नहीं था, और वह पूरी तरह से समाधि जैसी अवस्था में लीन हो गया था। उसकी मांसपेशियां का एक एक इंच ठंडे पानी का प्रतिरोध कर रहा था। उसका असली सार पूरी तरह से उसके नियंत्रण में नहीं लगता था। यह ऐसा था मानो ये स्वयं ही घूम रहा हो। यह ऐसा था मानो उसके शरीर में जड़ता विलीन हो गई हो और उसके शरीर में सच्चे सार का संचार अतुलनीय रूप से उत्कृष्ट रेखाओं के साथ हो रहा हो। ये लिन मिंग की वास्तविक सार की क्रांति से कहीं अधिक सटीक थी और कई गुना तेज भी थी। लिन मिंग अभी अभी ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला की पहली परत के बड़े सफलता चरण तक पहुंचे थे और जिस गति से वह अपने वास्तविक सार को घुमा सकते थे वह बढ़ गई थी। लेकिन अब यह पहले से भी अधिक तेज हो गया था। यह कहा जा सकता है कि यह ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला की दहलीज से दोगुना था। यह अफसोस की बात थी कि यह परिसंचरण गति ऐसी चीज नहीं थी जिसे लिन मिंग जानबूझकर चला सकता था, बल्कि यह स्वचालित रूप से किया जा रहा था जिसे वह हासिल नहीं कर सका। अज्ञात समय के बाद लिन मिंग अचानक इस अचेतन अवस्था से जाग गई। मुझे क्या दिक्कत है? सांस रुकने से उनके सीने में हल्की सी जकड़न महसूस हो रही थी। लिन मिंग ने अपने असली सार का प्रयोग किया और हौंफते हुए पानी से बाहर आए। जैसे ही उसने बर्फीली हवा में सांस ली, ये हवा भी उसी तरह हड्डियों को ठंडा करने वाली थी, और जब उसने हवा में सांस ली तो इसने उसके मुंह के किनारों को बर्फ की परत से ढक दिया। लिन मिंग को वह स्थिति याद आ गई जिसमें वह एक क्षण पहले था। वह अनुभूति उसके शरीर की सभी छोटी इकाइयों के एक साथ गूंजने की अनुभूति के समान थी, जैसा कि बॉडी टीयरिंग बोन शटरिंग फिस्ट में वर्णित है। वह अद्भुत सीमा जब उसके पूरे शरीर और उसकी सभी छोटी इकाइयों की सांसें एक जैसी होती थीं। यदि एक सामान्य मार्शल कलाकार की सांस लेने की कसरत उनके सचेत निर्णयों और विचारों के कारण होती है, तो लिन मिंग की सांसें ऐसी थीं मानो उसके शरीर की सभी छोटी इकाइयां अनायास सांस ले रही हों, मानो लिन मिंग की चेतना उससे अलग हो। उसका सच्चा सार उसकी वृत्ति पर निर्भर है और पूरी तरह से उसकी अपनी इच्छा से घूमता है, और उसके क्रांति मार्ग को सही कहा जा सकता है। लिन मिंग उस पत्थर के मंच पर लौट आया, क्योंकि वह उस स्थिति को पुनः उत्पन्न करना चाहता था। हालांकि उन्हें इस स्थिति का दोबारा एहसास नहीं हो सका। ऐसा लगता है कि ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला में और सुधार हुआ है और उसने परफेक्ट स्टेज हासिल कर ली है। जब लिन मिंग ने ठंड का विरोध करने के लिए ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला को दोहराया,
तो उन्होंने प्रभावशाली ढंग से पाया कि उनकी वास्तविक सार परिसंचरण गति 40% बढ़ गई थी। यह ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला की पहली परत का बिल्कुल सही चरण था। बड़ी सफलता आसान है, उत्तम कठिन है। लिन मिंग ने सोचा था कि वह ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला की पहली परत की परफेक्ट सीमा सामान्य से अधिक तेजी से हासिल कर लेंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वह इसे इतनी जल्दी हासिल कर लेंगे। क्या यह उस स्थिति के कारण था जिसमें मैं एक क्षण पहले था? लिन मिंग का दिल पागलों की तरह उछल पड़ा। ऐसा कहा जाता था कि कभी कभी एक मार्शल कलाकार एक रहस्यमय स्थिति में प्रवेश कर जाता था, उदाहरण के लिए जिसे वे अचानक ज्ञानोदय कहते थे, इत्यादि। प्राचीन पुस्तकों में दर्ज किया गया था कि एक मार्शल कलाकार एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठेगा और एक रात के लिए एक चट्टान के नीचे ध्यान करेगा। रातों रात उनके बाल सफेद हो जाते थे। वे जागते थे और पाते थे कि उनकी साधना पद्धति बड़े पैमाने पर सफल हो गई है और उनकी साधना बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। ऐसी प्राचीन किंवदंतियां भी थीं जिनमें कहा गया था कि कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है और अमर बन सकता है और नश्वर शून्य से मुक्ति पा सकता है। शायद अभी अभी वह उस अचानक ज्ञानोदय या किसी अन्य अद्भुत सीमा के समान स्थिति में प्रवेश कर चुका था। दुख की बात है कि वह बहुत कम समय के लिए ही उस अवस्था में था, फिर भी उन्हें इससे अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ। एक मार्शल आर्टिस्ट की अजीब स्थितियां मायावी थीं। इसका किसी मार्शल कलाकार की प्रतिभा से कोई लेना देना नहीं था, केवल एक मार्शल कलाकार के दिल, चेतना और अन्य रहस्यमय और गहन चीजों से इसका कोई लेना देना नहीं था। हालांकि लिन मिंग की प्रतिभा साधारण थी, लेकिन मार्शल आर्ट के दिल के संबंध में वह स्काई फॉर्चून किंगडम के इतिहास में किसी अन्य प्रतिभा से नहीं हारा। चूंकि वह दोबारा उस अवस्था में प्रवेश करने में असमर्थ था, लिन मिंग ने अपने असली सार को प्रसारित करने के साथ साथ अपने शरीर को गर्म कर तालाब के ठंडे पानी का उपयोग करना जारी रखा। सोल गैदरिंग पैलेट की प्रभावकारिता को भी प्रोत्साहित किया गया। लिन मिंग का आंतरिक सच्चा सार धीरे धीरे उसकी मांसपेशियों से उसके आंत के किनारों तक प्रवाहित हुआ। आंत को ढकने वाला सच्चा सार शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण, आंत प्रशिक्षण की सीमा का प्रतीक था। लिन मिंग ने गलती से शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण के दायरे में आधा कदम रख दिया था। सफलता केवल समय की बात थी। एक मार्शल कलाकार जिसने शारीरिक प्रशिक्षण के दूसरे चरण में शारीरिक परिवर्तन का अभ्यास किया है, उसके पास अपनी मांसपेशियों को गीला करने और सतह को इसके साथ छिड़कने का वास्तविक सार होगा। तीसरे चरण, विसरा प्रशिक्षण में, सच्चा सार आंतरिक अंगों को कवर करेगा और उनकी रक्षा करेगा। चौथे चरण और पांचवें चरण के बाद, सच्चा सार शरीर में गहराई से प्रवेश करेगा, जब तक कि यह मांसपेशियों को बदल नहीं देगा और हड्डियों का निर्माण नहीं करेगा। फिर भी, व्यवहार में, एक मार्शल कलाकार के मांस और रक्त के प्रत्येक इंच को सच्चे सार से ढकना असंभव था। आमतौर पर, एक मार्शल आर्टिस्ट अपनी मांसपेशियों में सच्चा सार डालता है। इस प्रकार का बल पोषण तंत्र अपने तरीकों से सीमित था। मांसपेशियों का एक स्थान जो बहुत अधिक वास्तविक सार को अवशोषित करता है, वह एक बाधा पर पहुंच जाएगा। दूसरी ओर, लापरवाही के कारण, कुछ मांसपेशी क्षेत्रों को बिल्कुल भी गीला नहीं किया जाएगा या वास्तविक सार के संपर्क में नहीं लाया जाएगा। इस तरह, यह शरीर में एक खाली बिंदु छोड़ देगा। लेकिन वास्तविक मुकाबले में, प्रत्येक खाली बिंदु भी एक शोषक कमजोरी थी। इसके अलावा, भविष्य में जब कोई शारीरिक परिवर्तन के शिखर, पल्स कंडेंसेशन अवधि तक पहुंचने की कोशिश करेगा, तो ये खाली बिंदु एक बड़ी बाधा बन जाएंगे। लेकिन बर्फीले तालाब में यह अलग था। बर्फीले तालाब ने शरीर के मांस के हर इंच को उत्तेजित कर दिया। ठंडी ठंडक रोम छिद्रों से प्रवेश कर सारे शरीर को उत्तेजित कर रही थी, मांसपेशी, रक्त और यहां तक कि मज्जा भी। इस प्रकार की ठंड से निपटने के लिए व्यक्ति को सच्चे सार को घूमना पड़ता था और विरोध करने के लिए मांसपेशियों को कांपना पड़ता था। इसके लिए आवश्यक था कि शरीर की प्रत्येक छोटी इकाई भी ठंड का विरोध करे
और सच्चे सार को अवशोषित करे। धीरे धीरे रक्त और मांस का हर इंच सच्चे सार से संतुलित हो जाएगा और इस तरह खाली बिंदु दूर हो जाएगा। यह महसूस करते हुए लिन मिंग ने गहरी सांस ली। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इतने वर्षों में स्काई फॉर्चून किंगडम के पल्स कंडेंसेशन पीरियड के लगभग सभी मार्शल कलाकार 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस से क्यों आए थे। उनके पास उत्कृष्ट प्रतिभा और उत्कृष्ट साधना पद्धतियों के अलावा ऐसे रहस्यमय और गहन संसाधन थे। पल्स कंडेंसेशन पीरियड की सफलता तक पहुंचना एक सामान्य मार्शल कलाकार की तुलना में कहीं अधिक आसान था। यहां तक कि लिंग सेन, ताको और अन्य शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं का उल्लेख भी नहीं किया गया, भले ही यह केवल तीसरी श्रेणी की प्रतिभा ही क्यों न हो। जब तक कि उन्होंने दुर्लभ और कीमती दवाओं के साथ उनका समर्थन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वे टूट भी सकते थे नाड़ी संघनन अवधि तक। इससे पहले अगर मैंने प्रथम स्तरीय स्काई फॉर्चून मार्शल हाउस में प्रवेश करना चुना होता, भले ही मेरे पास अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन होता, फिर भी मैं अपने मांस और रक्त के प्रत्येक इंच को प्रशिक्षित नहीं कर पाता। बस इस बर्फीले तालाब में ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। अन्य साधना कक्षों में अन्य रहस्यमय प्रभाव भी होने चाहिए। ये 7 प्रमुख हत्यारी सरणियां बहुत कीमती हैं। मुझे जल्द से जल्द अपनी रैंक बढ़ानी चाहिए ताकि मैं 7 प्रमुख हत्या सरणियों के संसाधनों का स्वतंत्र रूप से आनंद ले सकूं।